आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसा कि पहले से मेरी कई वीडियो आप लोगों ने सुना है और ऐसे चेहरे को मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है जिनको आप बहुत भली बात पहले से भी जानते थे, पहचानते थे अच्छी तरीके से। लेकिन आज जो आपके सामने मैं जिनको प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिनको अभी आप सभी सुनेंगे, वो बहुत ज़्यादा कैमरे के सामने आने के लिए उनका कोई बहुत शौक़ नहीं रहता है बोलने के लिए। वो एक पर्दे के पीछे, जैसे कोई बोलता है कि हम पर्दे के पीछे मैंने उनको पढ़ा लिखा के ये बना दिया, मैंने उनके पीछे इतना मेहनत किया, आज वो इस मुकाम पे हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। सेम वही स्थिति आपकी भी है। तो आज मैं बहुत दिन से आपके संपर्क में था, जैसा कि आप पिछले 46 वर्षों से इस समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने कैमरे पे कभी नहीं देखा, मैंने पहले बोला। तो आज बहुत सारी बातों के साथ में मैंने आपसे टाइम लिया और आपने टाइम दिया। दोस्तों, आप सभी थोड़ा सा जान लीजिए कि आप महाराजा दशरथ जनता इंटर कॉलेज जो मखौड़ा धाम में है, उसके आप संयोजक भी हैं, श्री संतोष कुमार चिंतित जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत आपका भी जगन्नाथ जी। सर, सबसे पहले तो मैं जैसा कि अभी मैंने बताया कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, विगत 46 वर्षों से आप समाज हित में लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा आप कैमरे पे आना पसंद नहीं करते हैं, दिखावा बहुत ज़्यादा आप नहीं पसंद करते हैं अभी तक, जो मुझे फील हो रहा है आपको देखकर, क्योंकि आप समाज सेवा पूरी तन मन धन के साथ में करते हैं। तो मैं सर आपके नाम से बहुत ज़्यादा थोड़ा मैं सोच में पड़ा था। मैंने सोचा कि कुछ भी पूछने से पहले मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। आपका श्री संतोष कुमार सिंह नाम है, उसके पीछे आपने सर टाइटल लगाया है चिंतित। इसकी कोई विशेष वजह है या ऐसे ही नॉर्मल तरीके से? नहीं जगन्नाथ जी, इसकी बहुत विशेष वजह है। मैं समझता हूँ कि मानव जब धरती पर जन्म लेता है जी, तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। और मेरी जो टाइटल है, मैं 24 आवर इस संदर्भ में चिंतित रहता हूँ कि लोग किस तरह से अपने अंदर सद्वृत्तियों को उत्पन्न करें जी, सत्कार्यों को करें और जो भी बोलें वो पूरी सच्चाई के साथ बोलें, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कृत्रिमता या बनावट न हो। इसलिए इन्हीं बातों को लेकर के मैं विशेष रूप से चिंतित रहता हूँ। और टाइटल भी हमारे गुरुदेव उपनिरीक्षक पद से रिटायर हुए थे, स्वर्गीय श्री केशव प्रसाद मिश्रा जी, उन्होंने हमारी ये टाइटल रखी और मैंने उसको वहीं अंगीकार कर लिया, सिरोधार कर लिया। और तब से मैं आजीवन इसके लिए चिंतित रहूँगा कि समाज को एक अच्छी दिशा युवा पीढ़ी से ही मिलती है। तो युवा पीढ़ी हमारी जो है वो सत्कार्यों को अपने अमल में लाए, किताब से पढ़ करके उसे भूल न जाए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैं चिंतित रहता हूँ। बाकी अपनी कोई तो सर आप व्यक्तिगत चिंतित चिंता रहते हैं तो आपने टाइटल ही चिंतित का लगा दिया। ये जी। कब से आप, मतलब किस उम्र में ये सोच आई, आपने टाइटल कब से लगाया? ये टाइटल जगन्नाथ जी सन 2000 से हमारी है। आज 20 वर्ष हो गए हैं और इस टाइटल के नामकरण के साथ ही हम लोग एक क्षेत्रीय साहित्यिक पत्रिका निकालते थे, विवेक वाणी, जी, जिसके प्रधान संपादक पूर्व प्रधानाचार्य श्री वाल्मीकि इंटर कॉलेज जी, श्री विजय बहादुर सिंह पंकज जी हुआ करते थे। जी, और को एडिटर में मेरा नाम। जी, वो कहीं पत्रिका जिन लोगों के पास भी पड़ी होगी, लोग आज भी याद कर रहे होंगे और लगभग सभी लोग क्षेत्र के और जिले स्तर तक लोग जानते पहचानते हैं। लेकिन जैसा कि आपने अभी पहले कहा, तो मैं कभी भी अपने आप को आगे नहीं रखता हूँ। जी, जो भी मेरे पास आते हैं मैं उनको हमेशा आगे करके पीछे रहने का काम करता हूँ। जी। इसलिए मैं सदैव वास्तव में सर वो व्यक्ति बहुत ही महान होता है जो किसी और को बढ़ने का मौका देता है, खुद उसके पीठ पर हाथ रखे हुए एक मजबूत पीपल के वृक्ष की भांति में अपना आशीर्वाद देते हैं पीछे से। सर, आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से अर्जित किया, ये थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारी शिक्षा कक्षा 9 तक अपने मूल जनपद प्रतापगढ़ की है। जी, और 1990 में मैं आपके यहाँ आया तो 90-91 सेशन हमारा हाई स्कूल का रहा, श्री वाल्मीकि इंटर कॉलेज,
92-93 हमारा इंटरमीडिएट का सेशन रहा है, वो भी वाल्मीकि इंटर कॉलेज से। स्नातक और परास्नातक की शिक्षा हमने कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या से जी, प्राप्त की। मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट हाँ ग्रेजुएशन जी आपने जी, वहीं से किया, हाँ, और साकेत महाविद्यालय से। लगातार 5 वर्षों तक मैं अयोध्या में सतनामी मंदिर में रहा भी हूँ, जो रायगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास है, जी और वहाँ रह करके मैंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। जी। ये हमारी शिक्षा दीक्षा का। फिर उसके बाद में सर शिक्षा दीक्षा अर्जित करने के बाद में आपने फिर क्या सोचा? शिक्षा ग्रेजुएशन हमारा 1996 में कंप्लीट हुआ। उसी समय हम दोनों परम मित्र हुआ करते थे। संतोष कुमार सिंह चिंतित मेरा नाम है और संतोष कुमार सिंह नागर हमारे परम मित्र हैं, जी, भाई से कम नहीं हैं। यहीं पास में ही श्री नेहरू कृषक इंटर कॉलेज भगवानपुर है, उसमें संतोष कुमार सिंह नागर जी हिंदी के अध्यापक हैं। तो हम लोगों ने 96 में ही मूड बना लिया कि अपने पूरे जीवन को शिक्षा सेवा में ही लगाना है, और 1996 में ही हमने यहीं विक्रमजोत के पास फूलडी पड़ता है स्वामी विवेकानंद शिक्षा निकेतन, वहाँ 21 वर्ष की अवस्था से पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इसलिए कि देश का विकास तभी होगा जब हमारे देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित होगा। जी, और तब से अनवरत 25-26 वर्ष हो चुके हैं इस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ, और जब तक शरीर में ताकत रहेगी और दिमाग हमारा काम करेगा, इस कार्य से मैं अपने आप को पृथक नहीं करूँगा। जी, ये हमारा संकल्प है। जी। सर जैसा मुझे जानकारी हो रहा है कि जब से आप समाज की सेवा कर रहे हैं, आप बच्चों को गाइड कर रहे हैं टीचर के रूप में, आपकी शादी नहीं हुई मुझे जानकारी हो रही है। हाँ जगन्नाथ जी, जब आदमी दूसरों के लिए जीना चाहता है जी, तो उसमें अपनी लाइफ के लिए जगह बहुत ही नैरो हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि परसेवा और परोपकार तथा कल्याण से बढ़ करके मानव तन का कोई अन्य कार्य नहीं है, और इसी कार्य में मैं अपने आप को लगाए रखना चाहता हूँ। जी, इन्हीं सब चीज़ों में उलझ जाने के कारण अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का कभी अवकाश नहीं मिला। जी। इतनी आज समाज सेवा में आप इतना लिप्त हो गए बिल्कुल, कि आपने क्योंकि शादी नहीं किया। जी, व्यक्ति इकाई होता है जी, और समाज उसका पूरक होता है, और कोई भी कार्य हम समाज के लोगों को जोड़ करके ही सामाजिक संबंधों का ताना बाना बुन करके ही कर सकते हैं। जी, एकल व्यक्ति ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आपको सामूहिक और सार्वजनिक भूमिका में उतरना पड़ता है। जी। सर आपने शादी नहीं किया, जब छात्र जीवन से ही आप युवाओं के प्रति, आप उस टाइम खुद भी युवा थे, युवाओं की मजबूरी को आपने समझा और युवाओं के दुख दर्द को आपने समझा, और इसके बाद में आपने समाज की सेवा, छात्रों की सेवा करने के लिए आपने शादी नहीं किया, अपने परिवार से एक आप संन्यास का रूप धारण कर चुके हैं दूसरों की पर सेवा के लिए। ऐसी स्थिति आज के टाइम में है। तो मैं जानना चाहूँगा सर, जैसे युवाओं को आप ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जी। युवा, हमने ये भी सुना है आपके बारे में कि आप कुछ कविता भी लिखते हैं सर, तो मैं युवाओं के ऊपर थोड़ा सा 2-4 लाइन में सुनना चाहूँगा पंक्ति के माध्यम से। देखिए, बहुत ही पॉपुलर पंक्ति है, मैं आपसे संक्षेप में ही कहना चाहूँगा कि युवा शक्ति के बल पर ही आज़ादी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और युवा से ही देश का भविष्य संवरता है। युवान नागरिक ही देश की भविष्य निधि हैं, और सारे क्रियाकलापों का संपूर्ण जो क्रियान्वयन है इन्हीं युवाओं के दम पर है, सर इन्हीं युवाओं के बल पर। आपने खुद कोई लाइन लिखी हो अगर? देखिए, युवाओं के प्रति ही इस लिखा है। आधुनिक देश में, आधुनिक भारत में, हाँ, या देखिए, आधुनिक युवा के ऊपर आपने सर कुछ लिखा हो तो देखिए, उसको सुनाएं आप। मानव जीवन का क्रम होता है। जी, जैसे आदमी शैशवावस्था में है, फिर बाल्यावस्था में गया, उसके बाद किशोरावस्था में पहुंचा, तो किशोरावस्था एक संवेग की अवस्था होती है, भावना की अवस्था होती है, कुछ कर गुजरने की अवस्था होती है। आप को भी जानकारी है कि टीन एज
13 to 19 जी बहुत ही व्यक्ति के जीवन का संक्रमण काल होता है। ये झरने के जल की तरह धरती पर गिरती हुई अवस्था होती है, मनोवेग होता है। तो यदि इसको अच्छे ढंग से सहेज लिया जाए, संवार दिया जाए, संभाल लिया जाए, तो फिर आदमी का जीवन स्वयं का संवरता है और वो समाज के जितने भी लोग होते हैं सबके जीवन को वो बिल्कुल संवार देता है, उसका भविष्य उज्जवल बना देता है। जी तो युवा शक्ति जैसे गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों की धुरी है, केंद्र बिंदु है, ऐसी युवावस्था इस जीवन निर्माण का मिड टाइम है, मिड सेंटर है, जी जहाँ व्यक्ति अपने आप को यदि सकारात्मक रूप में उसने प्रस्तुत किया तो कुछ भी कर सकता है। जी जैसे दिनकर जी की पंक्तियां मुझको याद आ रही हैं कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जी तो ये जो स्टेज होता है ये आपकी यूथ टाइम का ही होता है, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं और कितना भी कर सकते हैं, सब कम होता है। सर, इतनी एनर्जी आपके अंदर कहाँ से आई जो आप इतना सब कुछ बता रहे हैं, युवाओं को इतना मोटिवेट कर रहे हैं कि जो युवा खुद भी सुनना होगा वो भी एकदम उबाल उठेगा। इतनी एनर्जी कहाँ से आई आपको सर? ये इतनी एनर्जी मेरे जो अपने गुरुजन वृंद अब तक के जीवन में हैं। जैसे मैं एक नाम लेना चाहूँगा कि एस साकेत में अब रिटायर्ड हो चुके हैं प्रोफेसर मदन लाल शर्मा। जी वो ठीक अपने पीरियड से 3 मिनट पहले आते थे और 3 मिनट से 5 मिनट के अंतराल में ही वो अपने आप को कक्षा में स्थापित कर लेते थे। जी तो ये सबसे बड़ी प्रेरणा मुझको 93 से ही मिली। जी मैं उनका इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी रहा हूँ। जी तो वो हमारे आइडियल टीचर भी हैं और हमारे एजुकेशन लाइन के आइकन भी हैं, जी प्रोफेसर मदन लाल शर्मा जी। सर, आज के टाइम में ये कोरोना महामारी का बहुत भयानक स्थिति का ये दौर चल रहा है। सर, इसके बारे में अगर आपने कुछ पंक्तियाँ लिखी हों तो उसको थोड़ा सा सुनाइए। देखिए, कविता रूप में तो हमने अभी इसको लिपिबद्ध नहीं किया है, जी लेकिन मैं आपको अरस्तु की एक पंक्ति जोड़ना चाहूँगा कि यदि आप अपना अच्छा जीवन चाहते हैं जी तो आप प्रकृति से अपने आप को जोड़ें। जी निश्चित रूप से कोरोना महामारी मानव की दुष्प्रवृत्ति का नतीजा है, लेकिन इसने भविष्य के जीवन को स्थापित करने के लिए जगन्नाथ जी बहुत बड़ा चमत्कारिक आयाम प्रदान किया है। जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भागती दुनिया में लोग 100 मीटर भी पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं। इस कोरोना महामारी ने सकारात्मकता भी दिखाई है। जी नकारात्मकता तो ठीक है, जो है सो आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। जो इसको मैं पॉजिटिव वे में जो इंडिविजुअली लेता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जो मैं लेता हूँ, तो इसने बहुत अच्छी वे भी हमको प्रदान की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल कोई 100 मीटर पैदल चलना नहीं चाहता है। महाराष्ट्र से चल कर के लोग यहीं हथियागढ़ तक पैदल आ गए, जिसको आपने भी 2 बच्चों को पेपर में देखा होगा, उनकी कटिंग आज तक मेरे पास मौजूद है। और साथ ही साथ यदि व्यक्ति जीवन की इस दुरूहता में विषम परिस्थितियों में फंस जाए तो किस प्रकार से वो अपने आप को उबारने में सक्षम होगा। इस कोरोना नामक जो वैश्विक महामारी है, इसने हमको नया आयाम प्रदान किया है और नई सोच विकसित करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से प्रेरित भी किया है। जी तो मैं ये निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत कार्य हुआ कि मानव मन ने बहुत बेढंगी सोच दिखाई और मानव आज इस तरह से खतरे में है, पूरी दुनिया खतरे में है, मानव समाज खतरे में है। लेकिन इसने कई रूप में सकारात्मकता भी दिखाई है कि लोगों को समान रूप से एक जगह लाने पर मजबूर भी कर दिया है। जी जी तो इसे आप पॉजिटिव में ले और मैं भी पॉजिटिव रूप में लेता हूं। और जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं या दर्शक बंधु हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि बी पॉजिटिव थिंक, जी हमेशा सकारात्मकता के साथ आप सोचें। हर क्वेश्चन का और हर वायरस का या डिजीज का हल है। समय लगेगा, लेकिन जल्द ही हम लोगों के सामने बहुत ही सकारात्मक परिणाम आएगा।
दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप सभी आदरणीय गुरुदेव जी को सुन रहे थे, सबसे पहले तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपने युवाओं के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, पहले जो समाज की दुर्दशा थी उसको सुधारने के लिए आपने अपने पूरे 46 वर्ष आपकी हो चुकी है, आपने पूरी अपने इच्छाओं की, अपनी खुशियों की बलिदानी दे दी और समाज की सेवा करने के लिए आप बचपन से ही निकल पड़े हैं। आपने पढ़ाई किया, आपने शादी नहीं किया और संन्यास आश्रम, एक तरह से आप पूरा सन्यासी का रूप ले चुके हैं। पता नहीं कितने बच्चों को आपने पढ़ाया है, वो कहाँ से कहाँ आईएएस डॉक्टर बन चुके हैं, पीसीएस बन चुके हैं। पता नहीं कितने टीचरों को आपने यहाँ पे अपने यहाँ रखा हुआ है, पता नहीं कितने आपके गाइडेंस के माध्यम से पता नहीं कितने विद्यालय चल रहे हैं, जो कि गुरुजी ने अभी बहुत संक्षेप में बताया। लेकिन मैं आप सभी को ये बता रहा हूँ कि ऐसे उम्र में आप इतनी ऊर्जा देख रहे हैं, तो अभी हम आप युवान हैं, जो भी युवा सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम आप युवान हैं, क्या ऐसा हम नहीं कर सकते हैं? हम अपने देश के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं? अपने समाज के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं? हम सभी को इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि महादेवी वर्मा की एक बहुत ही प्यारी लाइन है कि मरते दम तक अपने जवानी के जोश को कायम करना, यही युवा होने का एक सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारे आपकी युवा होने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर हम 18 साल के हैं तो हम युवा हैं, आप 46 साल के हैं तो आप युवा हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप बुढ़े हो चुके हैं। युवा होने का कोई उम्र नहीं होता है। युवा होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि मरते दम तक अपने जवानी को जोश को कायम करना, कि मैं ये कर सकता हूँ, दृढ़ संकल्प के साथ में मैं ये कर सकता हूँ, मुझे कोई पीछे नहीं ढकेल सकता है। अभी तक आपने सुना आदरणीय गुरुदेव को, और मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले कि जो भी इंटरव्यू और करने वाले होते हैं, जो भी और चैनल चलाते हैं, जो भी ऐसे मीडिया बंधु हैं, मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा राजनीति से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा दिखावा करने वाले लोग हैं। उनको आप सभी दिखाते हैं, उनका वीडियो आप रिकॉर्ड करते हैं, उनको वायरल करते हैं, लोग उनको सुनते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसा भी एक वर्ग है जिनके अंदर बहुत प्रतिभा है, जो समाज को उठाने के लिए दिन रात निरंतर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको आप कैमरा पर नहीं लाते हैं, उनको समाज के सामने नहीं प्रस्तुत करते हैं। जिनको सुन के लोगों के मन में एक विचार आएगा, एक क्रांति आएगी कि वाकई में ऐसा मुझे करना चाहिए, उससे उनके विचारों को सुन के आज के पीढ़ी को सीख मिलेगी कि ऐसा करना चाहिए, मुझे भी सफलता मिलेगी। इसलिए आप सभी ज़रूर मेरे इन बातों को ध्यान दें। मेरी ये आप सभी से बहुत विशेष रूप से अपील है कि ऐसे व्यक्ति को आप ज़रूर कैमरा के सामने लाएं और एक लोगों के सामने प्रस्तुत करें, आपकी आवाज़ को पहुंचाने का काम करें। निश्चित रूप से इस क्रांति से, इस बदलाव से हमारे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दोस्तों, आप सभी मेरे इस वीडियो को सुन रहे थे और मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि आपकी आवाज़ मैंने पहुँचाने की कोशिश आप तक की है तो आप तक पहुँच चुकी है, वहाँ से रुकनी नहीं चाहिए, वहाँ से और आगे बहुत दूर तक ये जानी चाहिए। तो आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो ये बीमारी और भयानक रूप लेती जा रही है। आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर पे पढ़ाई करें, घर पे अच्छे अच्छे विचार सुनें। फ़ोन के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी सुन सकते हैं और अपना टाइम घर पे ही किसी तरह पास करें, लेकिन बाहर बिना किसी वजह ना निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जुड़ा हमारे साथ और हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।